अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जो हमें कामयाबी की एक टिप बताई है वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ लोगों, जब भी बात किया करो तकवे वालों तो सीधी किया करो। इसका इनाम अल्लाह ताला ने गारंटेड कहा हुआ, गारंटेड। युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम। ये लाजमी है कि इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो इस काम जो है वो ठीक हो जाए और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसको दुनिया आखिरत में बुलंद मुकाम दिया जाएगा। ये गारंटेड चीज है। इनका एक क्वेश्चन है, पहले मैं जरा उसको एड्रेस कर लूँ, फिर हम उसके बाद चलते हैं। दो शेड्यूल है, एक में लिखा हुआ है ये जो ताजिका इसमें था, एग्जाम सप्लाईज में था आपका क्वेश्चन, गुड्स मैन्युफैक्चर, ये वाला, ये वाला। एग्जाम सप्लाईज में लिखा हुआ है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। ये एग्जाम्प्ट गुड्स में उन्होंने सवाल किया है कि सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चीज है। ये वाला पॉइंट यही है ना। ये उसके साथ मतलब दोनों मैं अभी पहले इसको एक्सप्लेन कर फिर मैं इसको बताता हूँ। ये गुड्स एग्जाम्प्ट कैसे है? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने गुड्स पाकिस्तान में शूज बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना ताकि समझने में आसानी हो। शूज मैन्युफैक्चर्ड किए और मैंने उसको यूएई भेज दिए। वहां पर एग्जीबिशन लगी हुई है आजकल। वहां पर जो है ना वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर आप अपनी चीजों को एग्जीबिशन में लगा सकते हैं सेल के लिए। आपने भेज दिया। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, तो आपका टैक्स क्या होगा यहाँ पर? 0%। पहली बात तो ये हो गई, सही है। वो कह रहा है कि विच आर सब्सिक्वेंटली इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान विद इन 1 ईयर। जितनी चीजें बिक गई आपने बेच दी, उसमें से 20% चीजें आप पाकिस्तान ले आए। जब पाकिस्तान, जब भी आप बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो आपको कस्टम डिपार्टमेंट मिलेगा। कस्टम डिपार्टमेंट इस स्टेज के ऊपर आपसे टैक्स मांगेगा कि भाई मुझे टैक्स दो, ये आपकी इम्पोर्ट है, सही है। लॉ कहता है कि ये चीजें आप उनको कहेंगे ये एग्जेम्प्ट है। ये वही चीजें हैं जो मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर लेकर गया था, ये कोई नई चीज नहीं मैं लेके आ रहा। तो ये असल में इंपोर्ट के टाइम पे एग्जेम्प्ट होगी। अब क्लियर हो गई? ये बात समझ आ गई है? अच्छा, दूसरा इनका था कि इनको जो इसमें इश्काल आ रहा था, जो सिमिलैरिटी डेवलप हुई है वो एक और लाइन के साथ हुई है। सेम यही है कि गुड्स आपने पाकिस्तान से, ये है फिफ्थ शेड्यूल की। हमने कहा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो होती हैं उसका आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इन दो सूरतों में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये एग्जाम में सवाल बारहा पूछा जा चुका है कि एक्सपोर्ट इज अंडर द परव्यू ऑफ रिफंड। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एक्सपोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू रिफंड। एक्सपोर्ट करें लेकिन आपको सेल्स टैक्स रिफंड ना मिले, वो बताएंगे दो सिचुएशन। इसमें है एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान, कि आपने एक्सपोर्ट की इस नियत से कि हमने इसको क्या करना, पाकिस्तान में वापस इंपोर्ट कर लेंगे। इसका भी लॉ कहता है आपको रिफंड, इसका रिफंड नहीं मिलेगा। अब उसी स्टेज को अगर आप समझें कि मैं यहां से शूज जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेज रहा हूं और मैं डिपार्टमेंट को अभी से कह देता हूं कि ये मैंने, हो सकता है चीजें मुझे वापस वहां ना बिके, वहां चीजें मेरे शूज ना बिके तो मैं वापस ले आऊंगा।
तो कहता है रिफंड किस चीज का? जब ये बिक जाएंगे, जब बाहर तुम्हारे ये शूज बिक जाएंगे, एक्सपोर्ट चल जाएगी, फिर क्या करना मेरे से? रिफंड भी ले लेना। एक तो ये इसकी सेंस बन गई। यहाँ रिफंड की बात हो रही है। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट लॉ डिस्कस कर रहा है, वहां क्या था? इंपोर्ट की टाइम डिस्कस हो रहा है कि वहां इंपोर्ट के टाइम के ऊपर उन पे टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, दो स्टेजेस अलग अलग है। एक है पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये वाली बात, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला ए पॉइंट ये है। यहाँ लॉ कह रहा है कि मैं आपको रिफंड नहीं दूंगा। एक है कि वही चीजें आप पाकिस्तान में ला भी रहे हैं, ये आ गया बी पॉइंट। यहाँ वो कह रहा है मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा। ना यहाँ रिफंड मिल रहा है, ना वहां से आ रहा है। जितनी चीजें आपकी बिक गई उसका आप जो है ना वो क्या ले लें, रिफंड क्लेम कर लें, दैट्स इट। सही है, ये चीज है। दूसरी इसकी है बदनीति, मैन ऑफ आइडी इंटेंशन, कि आपने असल में एक्सपोर्ट करनी ही नहीं थी, आपने लॉ को धोखा देना था। यानी क्या है कि जैसे आप समझे कि आप यहां से चीजें लेके गए इस मुल्क में, यहां इनका लेबल चेंज किया और वापस इंपोर्ट करके ले आए। ठीक है, तो आपने यहाँ आके, तो असल में जब चीजें गई ए थी, वापस बी आ गई, तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला ये वही चीजें हैं जो यहाँ से बाहर। तो आपने शो करवाया कि मैंने चीजें बाहर क्या कर दी हैं, सेल कर दी, लेकिन एक्चुअली वो सेल नहीं हुई थी, किसी और लेबल से पाकिस्तान में आके बिक गई है। इसीलिए इन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर थे, ईरान के बॉर्डर का तो आप कोई बात छुपी नहीं है कि वहां से स्मगलिंग बहुत होती है, वहां से स्मगलिंग बहुत होती है। तो आप यहाँ से क्या करें, चीजें भेजें और वहीं से बॉर्डर के थ्रू वापस लाके यहीं भेज दें, तो लोगों को भी फायदा होगा, सेल्स टैक्स आगे उन पर ट्रांसफर नहीं होगा, चीजें सस्ती बिकेंगी। देखे ना कितना आसान है आपके लिए कि आप पाकिस्तान से यहाँ शो करवाएं कि मैंने ईरान को चीजें बेच दी हैं। ठीक है, ईरान भेज दें, यहाँ सारे का सारा टैक्स करोड़ों रुपया रिफंड क्लेम कर लें, और वही चीजें वहां से दोबारा स्मगलिंग करके पाकिस्तान में लाके बेच दें, तो आपका टैक्स तो सारे का सारा जीरो हो गया और लोगों के ऊपर बर्डन भी नहीं गया। ये चीज यहाँ कही जा रही है, तो यहाँ एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वहां पर वेरी गुड। ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो इशू चल रहा था सेल्स टैक्स में, वो एक बड़ा जबरदस्त और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था। वो ये था कि साहब, अगर आप सेल्स टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो आउटपुट में से, आप वो जो आउटपुट मीन जो टैक्स आपने लोगों से लिया हुआ है, उसमें से जो दिया हुआ है वो माइनस कर लें, बाकी की आप क्या कर दें, पेमेंट कर दें। ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। सही हो गया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इनपुट होता है ये हमारा हक होता है, जो आपने बिजली के बिल के ऊपर दिया हुआ है, जो आपने परचेज के ऊपर दिया हुआ है, जो आपने कोरियर वालों को दिया हुआ है, जो आपने इंपोर्ट पे दिया हुआ है। दिस इज योर राइट। इसके तीन हक आपके बनते हैं। नंबर वन, कि आप इसको क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। नंबर टू, रिफंड कर लें और कैरी फॉरवर्ड। ये तीन हकूक आपके बन जाते हैं। पैरा 2.10 के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किन हालात के अंदर आपका ये सेल्स टैक्स दिया हुआ या देने वाला जाया हो जाए। और उसमें पहले पॉजिटिव बातें डिस्कस हुई थी, बाद में नेगेटिव बातें डिस्कस हुई थी। पॉजिटिव में हमने ये कहा था कि आप रजिस्टर्ड हो, गुड्स टैक्सेबल हो, एक्टिविटी टैक्सेबल हो, आपके पास इनवाइस मौजूद हो। इनवाइस हो, अगर आपने उसको एक्सपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री आपके पास, इंपोर्ट किया तो बिल ऑफ एंट्री हो। अगर आपने नीलामी में चीजें खरीदी हैं, ऑक्शन में, तो ट्रेडिंग चालान आपके पास हो, यानी कोई प्रूफ होना चाहिए। फिर ये था कि उधार के ऊपर भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने उधार के ऊपर चीजें बाय की हैं तो इनवाइस है तो ठीक है। ये हमने बातें कर ली कि और आपने उसकी पेमेंट विद इन 180 डेज करना है, अगर उधार पे चीजें बाय की हैं। बिजली सुई गैस के बिल के ऊपर ऐसा नहीं, वो नहीं हो कि आपने अभी अनपेड है तो फिर भी आप उसका इनपुट क्लेम करेंगे, ऐसा नहीं। फिर इसकी हम नेगेटिव लिस्ट के ऊपर चल पड़े कि कब आपकी चीजें जो है उनका आपको इनपुट टैक्स
सेल्स टैक्स तो हो सकता है लेकिन हम उसको इनपुट टैक्स नहीं करें। नंबर वन, आप एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं, राइट। आपका जो सप्लायर है, आपके पास इनवॉइस नहीं है, ठीक है। जिस जिस शख्स से आपने चीजें खरीदी हैं उसने अभी तक अपनी इनवॉइस डिक्लेयर नहीं की। जब तक वो सिस्टम में नहीं डालेगा आपको इनवॉइस नजर ही नहीं आएगी। और उसने अभी तक सेल्स टैक्स पे नहीं किया, ये दोनों बातें सेम है। अगर वो इनवॉइस डिक्लेयर कर देगा तो इट मीन्स कि उसने सेल्स टैक्स दे दिया होगा। तो ये दोनों बातें लॉ में अलग अलग लिखी हैं लेकिन आप एक ही है। क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसी आ जाए, आपने इनवॉइस शो की, सॉफ्टवेयर कह रहा है मुझे नहीं मिल रही, कोई और वजह जो है ना वो उसमें क्रिएट कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। क्या था उसमें? हाँ, अगर आपने वो चीजें जो बाय की है वो आपके पर्सनल यूज में है, जैसे क्रॉकरी है, जैसे फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, इन चीजों, व्हीकल है, इसके अगेंस्ट भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसमें एंड कंज्यूमर है। मास वाए तीन चीजों के, मास वाए तीन चीजों के जहां पर हमें वो मिलेगा, उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ था, उसी लिस्ट पे दोबारा चलते हैं। कौन सा? ये वाला 2.10 का। ये जो पैरा हम पढ़ रहे थे 2.10। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं, हमने अभी इस रिजल्ट का डेटा कंपाइल किया तो देखा कि जो स्टूडेंट पास हुए हैं उन्होंने कितने टेस्ट दिए, अटेंडेंस देखी, टेस्ट देखे उनके, और जो स्टूडेंट फेल हुए थे उनको भी हमने देखा। तो ये बात बड़ी एविडेंट हमें पता चली कि जिन बच्चों ने तमाम टेस्ट दिए हुए थे वो सारे ही पास हैं। उसमें से कोई एक अभी मुझे अच्छा बता के गया, ये मैं नहीं, मैं हो सकता उससे गलती हो गई हो, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि सर विद सच अ लॉन्ग बियर्ड यू आर लाइंग, तो ऐसी बात नहीं है। उसने अभी मुझे बताया कि सर जो मेजर डिफरेंस मुझे नजर आया कि जिन बच्चों ने हमारे तमाम टेस्ट दिए हैं, क्लासेस अटेंड की हैं, वो सारे ही पास हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने कोई एक दो टेस्ट दिए, गायब हो गए, मौज मस्ती में पड़ गए, कहते सर वो जो जिन जो फेल हुए उनकी ये कैटेगरी है कि उन्होंने हमारी डॉटेड लाइंस को फॉलो नहीं किया, क्लासेस को बंक करते रहे। देखिए प्रॉब्लम्स, एक बात बेटा याद रख लें, प्रॉब्लम्स हर बंदे को आती ही आती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कहा हुआ है, जो गालिबन जो आयत है अगर मैं उसको सही रिसाइट कर सकूं, इन्नल इंसान लफी कबत, इंसान को तंगी में ही पैदा किया गया इसने ताम। देखें आपके सामने मियाँ साहब भी हैं और इमरान खान भी हैं, दोनों ही तंग हैं। इक़्तिदार में वो भी तंग है, जो जो जेल में है वो भी तंग है। तंग तो अल्लाह ताला ने हर बंदे को आजमाइश में रखा होगा। आप ये कहें सर आपको नहीं पता मेरी कितनी प्रॉब्लम्स है, सर आपको नहीं पता मेरे कमरे में एयर कंडीशनिंग नहीं है, गर्मी आ गई है। मैंने सीए करने तक मेरे रूम में कोई एयर कंडीशनर नहीं था, राइट। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ही गुजारी विद अ पेन। हेड इंजरी मेरी 2 दफा हुई हुई है जिसके अंदर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने एयर कंडीशन के अंदर ही बैठना है वरना ये तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। मैंने इस तकलीफ के साथ मैंने फिर भी सीए क्वालिफाई किया। समझ आ रही है? तो इसलिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं उसको ऑल्टरनेट ढूंढता था, हमारे घर के करीब से नहर गुजरती थी, वहां जाके चले जाना, वहां बैठ जाना, राइट। मौसम कुछ बेहतर होता है वहां पर। कई दफा को बच्चों ने मेरी किताबें नहर में फेंक देनी, उल्लू के पट्टों ने, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, बड़ी प्रॉब्लम्स हमने भी ये फेस की। फीस के इश्यूज, किताबों के इश्यूज, कॉन्सेप्ट के इश्यूज। आपकी तो बड़ी ब्लेसिंग है कि आप तो एक पेपर, 2 पेपर दे गए। हम तो, हमारे पास ये ऑप्शन होती नहीं थी, हमने तो सारे ही पेपर दे के इकट्ठे पास करने होते थे। अब देखे ना स्टूडेंट ये कहता है सर फेसबुक पे आता है सर मैंने 4 पेपर दिए, चारों ही पास कर। हमने हमें तो वो बंदा पास करता था, वो कहता था, अगर वो कहे फॉर्म में जाके
कि यार मैंने पूरा मॉड्यूल ही निकाल लिया, और वो दफा हो यार, काम कर जाके, ये चार ही होने पास, एक ही ऑप्शन ही नहीं है। भाई आपने चार एग्जाम दिए, एक में फेल, सब में फेल, पूरा मॉड्यूल दो दोबारा। ये तो आपकी ब्लेसिंग है ना कि आप इसको कर, हमारे पास तो ऐसी ऑप्शन ही नहीं थी। हमारा पूरा मॉड्यूल निकलता था। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ जिसने 8 पेपर एक अटेम्प्ट में पास किए हुए। वो पहले सुबह आता था, तो मैं जब घर आ रहा था तो वो फिर बैठा होता था। सेकंड टाइम FE2 का एग्जाम होता था, मैं कहा क्यों बैठते हो इधर? कहता मैं दोनों मॉड्यूल इकट्ठे दे रहा हूँ, ऑप्शन थी हमारे पास कि दोनों मॉड्यूल इकट्ठे भी दे सकते हैं। 8 पेपर उसने एक ही अटेम्प्ट में पास किए हुए। हमीद चौधरी में वो करता था, पता नहीं अब वो कहाँ है इस वक्त। उसने दोनों एग्जाम दिए, दो 8 पेपर के 8 पेपर उसने निकाल दिए। आजकल होते तो आप उसके ऊपर हाथ पे बैत हो जाते। राइट, ऐसे था ना, पीर बना होता आज के दौर में बेचारा होता तो, लेकिन उस वक्त एक लोग कर लेते थे क्योंकि ऑप्शन है। तो इसलिए बेटा हमने इन तमाम तकलीफों में आर्टिकल्स भी करते थे, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं हमारे पास होता था, कंटेंट्स आते थे आईकैब की तरफ से, ये सिलेबस है तैयार करो, कहाँ से करें, जहां से मर्जी कर लो। पास पेपर होते थे, सोल्यूशन नहीं होता था, या पुराना कोई सोल्यूशन किसी के पास पड़ा हुआ होता था। वी हैव फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए ही हमने क्वालिफाई किया है। कॉन्स्टेंट आने ही आने हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम्स टू बी एड्रेस्ड, ये आपने सोचना है कि मैंने प्रॉब्लम को एड्रेस करना है या प्रॉब्लम ने मुझे एड्रेस करना है। ये उसके बाद ड्रेसिंग रह जाएगी आपकी, जो वो कर सकती है। समझ आ रही है? तो इसलिए इंसानों की तरह जो है ना, ये एक्सक्यूज कि सर मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा। इसके अंदर रहते हुए ही हमने काम करना। मेरा जब CA हुआ था उस वक्त मेरे बच्चे थे, मेरी शादी भी हुई थी। राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर शादी करवाना जरूरी है CA के लिए। भाई ये बस सारे, मैं कमाता भी था। राइट, अपनी जॉब भी मेरी चल रही थी, फैमिली भी थी, उस दौरान पढ़ते भी थे हम। फैसला किया था कि यार ये करना है तो हो जाएगा। जब आप फैसला कर ले नहीं करना तो नहीं होता। एक मशहूर वो कहावत है ना, कि एक दो बच्चे थे, दो भाई थे, कहीं जा रहे थे, तो एक छोटा, एक बच्चा कुएं में गिर गया, बड़ा भाई जो था पानी निकालता हुआ, छोटे ने उसको निकाल दिया बाहर। वो बोका कहते हैं, क्या उसको उर्दू में कहते हैं मुझे नहीं पता, बोका कहते थे। तो उसमें से उसने उसको खींचा, लाजिन उसको निकाल कर उसको बाहर ले आया। गांव में आके सबको बताया कि आज हमारा ये मसला हुआ है, तो मैंने इसको निकाल लिया। सब ने कहा तू नहीं निकाल सकता, झूठ बोल रहे, बकवास कर रहे हो, फेसबुक पे लाइक्स लेने के लिए ऐसे इतने कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई है ही नहीं। वो एक बंदे के पास गए, कहते यार ये हुआ है, हमने किया है, ये बकवास कर रहे हैं सारे, मेरे सारे गांव वाले मजाक कर रहे हैं। जो गुजरता है जनाब थप्पड़ मार देता है, चल दो यार, तूने इसको निकाल लिया, तू पानी नहीं निकाल सकता, अपने भाई को निकाल दिया तुमने। उसने कहा अगर ये गांव वाले होते फिर वाकई तुम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि सब ने तुम्हें यही कहना था तू नहीं कर सकता है, तुम नहीं निकाल सकते, तुम नहीं निकाल सकते, तुमने वाकई नहीं निकालना था। तुमने इसलिए निकाल लिया कि तुमने सोच लिया था कि इसको मैंने निकालना है, तो तुमने फिर इसको निकाल लिया। तो जब आप सोच लेंगे ना कि यार मैंने इसको करना है, रास्ते मिलने शुरू हो जाए। जब आप सोच ही लेंगे कि मैंने इसको नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मैं सैटरडे को नहीं आया, राइट, मैं अगर सोच लेता ना कि मैंने आना है, तो फिर मैं बीमार था, मैंने आ जाना था, तो मैंने सोच लिया कि मैंने नहीं आना। मैंने जब फैसला कर लिया कि मैंने नहीं आना, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैं नहीं आया। अभी मैं बैठा हुआ हूं, मैंने फैसला किया हुआ कि मैंने नहीं उठना। मैं उठ सकता हूँ क्योंकि मैंने फैसला ही नहीं किया। ठीक है ना, बड़ी सादा सी मिसाल है ना, मैंने फैसला किया कि मैंने नहीं उठना, मैं बैठा हुआ हूँ, देर हुआ हुआ इधर ही। जब मैं फैसला करूंगा ना मैंने उठना, तो मैं उठ जाऊंगा। इसलिए ये सारी एक्सक्यूजेज हैं इंसानों की तरह। जो टेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, फिर जो है ना आप इसको एक्सेल कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में हमने बात की थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज द बैकबोन ऑफ द कॉन्सेप्ट। हमने ये बातें डिस्कस की थी। और यस और नो दोनों चीजें अगर एग्जाम में आ जाए, किन कंडीशंस में इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं, फिर भी आपने यही लिखना है। और अगर ये कहा जाए किन कंडीशन में आप क्लेम नहीं कर सकते, फिर भी यहीं से मटेरियल आपको मिलेगा सारे का सारा।
आई थिंक सो। ये हम डिस्कस कर चुके हुए थे ना। ये नोट को सिर्फ रीड कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। देखिए वो तो कुछ भी ना करे, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। इसको भी रीड कर लीजिएगा। 7 पॉइंट आप कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दूं। दिस वन। अगर देखें, सादा सी बात है, हमारी दो अथॉरिटीज हैं जो सेल्स टैक्स लेती हैं, एक एफबीआर है और एक प्रोविंशियल हमारी बॉडीज हैं, जैसे पंजाब की प्रा है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर एफबीआर या कोई प्रोविंशियल अथॉरिटी कह दे कि इन गुड्स के अगेंस्ट मैं आपको इनपुट नहीं दूंगा, तो आप नहीं ले सकते। आप कहें जी मेरे पास इनवॉइस मौजूद है, गुड्स टैक्सेबल है, ये है वो है, लेकिन अगर लॉ कह देगा, कोई अथॉरिटी कह देगी कि आपको ये इनपुट नहीं मिलना, तो वो इनपुट नहीं मिलेगा। ना रिफंड होगा, ना एडजस्ट होगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा, बात खत्म। ये बस आप याद रख लें। इसके दो पॉइंट्स आपकी किताब में लिखे हुए हैं, दोनों को इकट्ठा करके आप याद कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर। कुछ गुड्स और सर्विसेज जिनको एफबीआर लिख दे, स्पेसिफाई कर दे, मेंशन कर दे, कहीं पर लिख दे, ठीक है। थैंक यू वेरी। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको एफबीआर स्पेसिफाई कर दे, जिनको कहीं लिख दे, किसी एसआरओ में, किसी नोटिफिकेशन में लिख दे कि इन गुड्स एंड सर्विसेज के केस में आपको इनपुट नहीं दूंगा, विच, ये गुड्स को अब इसके साथ कनेक्ट करें, विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन हिज रिटर्न एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय द बाय, ठीक है, और उन गुड्स को उसने डिक्लेयर भी नहीं किया, ठीक है। यानी अगर वो which have not been declared by the supplier in his return at the time of filing of return, और दूसरी उसकी बात ये कर रहा है कि जब तक कि उसको सप्लायर जिससे आपने चीजें खरीदी हैं वो अपनी रिटर्न में इसको डिक्लेयर भी ना करे। सॉरी, ये पॉइंट और है, ये और पॉइंट है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने बताया, ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है कि अगर एफबीआर या प्रा किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कह दे कि इसके अगेंस्ट मैं आपको इनपुट नहीं दूंगा, वो नहीं मिलेगा। ये बात ये की जा रही है कि आपका जो सप्लायर है, जिससे आपने चीजें खरीदी हैं, उसने उस इनवाइस को अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया। दूसरे अल्फाज में कि उसने उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया। ये दोनों सेम पॉइंट है जो आते ही मैंने एक्सप्लेन किए, कि जिससे आपने चीजें खरीदी। देखें, आप जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे, बड़ी कॉमन सेंस है कि आप अपनी इनवाइस ढूंढेंगे जिससे खरीदी हुई, उसको क्लिक करेंगे ना। सॉफ्टवेयर कह रहा है मेरे पास इनवाइस है ही नहीं, इसका मतलब उसने डिक्लेयर नहीं की, तो दूसरा उसने टैक्स भी जमा नहीं करवाया हुआ। ये चीज कही जा रही है, उसके अगेंस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये है कि इसमें सवाल असल ये बनता है कि सर, ये तो कॉमन चीज है, एफबीआर स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है। ये लफ्ज है भी एफबीआर को, ये तो कॉमन चीज है। ये लाइन उड़ा देते तो बात फिर भी मुकम्मल थी, इसको लिखने की क्या जरूरत थी। यानी इससे मुराद ये है कि एफबीआर अगर चाहे तो बाज गुड्स के ऊपर कह सकता है कि भी इसको बेशक वो ना भी डिक्लेयर करे, हम आपको इनपुट दे देंगे। और बाज गुड्स का वो कह सकता है कि जनाब ये वाली गुड जब तक कि वो इसको डिक्लेयर नहीं करेगा, मैं आपको इनपुट नहीं दूंगा। इससे ये मुराद कि अगर वो लिख दे कि इन गुड्स के ऊपर मिलना और इन गुड्स के ऊपर आपको मैं नहीं दे सकता, ठीक है, जब तक कि वो डिक्लेयर नहीं करेगा आपको नहीं मिलेगा, ये बात उस पर हो सकती है। सही है। व्हीकल्स की हमने बात डिस्कस कर ली थी। चलो, बिल्डिंग मटेरियल, अगर आप बिल्डिंग में सेल परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग में सीमेंट बेच रहे हैं, आप कंक्रीट बेच रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो आयरन बेच रहे हैं, ये आपका कारोबार है। ये बिल्डिंग कौन सी है? जिसमें जो आपकी अपनी बिल्डिंग, जिसमें आपका या तो ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, उसके लिए सीमेंट, पेंट, इलेक्ट्रिक, गैस अप्लायंसेस, पाइप, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह जो है, इनके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी आप उसकी वायरिंग वगैरह ये वो सब कुछ करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलेगा। सही है। हाँ, लेकिन अगर आप उसका कारोबार करते हैं तो फिर ठीक है।
फिर आगे लिखा हुआ है प्री फैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर इनपुट मिल जाता है। ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग ये होती है कि एक होती है बिल्डिंग जो बनाते हैं, एक थी जो नेटो ने आके पाकिस्तान में बिल्डिंग्स बनाई थी आजकल। नेटो जब उसने अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया था, तो ये पाकिस्तान में जो आए थे ना, तो उन्होंने आके ऐसे नहीं बिल्डिंग बनाई थी जैसे हम बिल्डिंग में बैठते हैं। वो वहीं से सारा कुछ वो लेकर आए थे। वही आप जो है वो जमीन पे उन्होंने वो शीटें बिछाई। उसके ऊपर जनाब वो बस वो लॉक होते हैं उसके अंदर ना, प्लास्टिक की जैसे आजकल प्लास्टिक के दरवाजे आए हुए हैं, तो वो लॉक्स होते हैं। वो सिर्फ जो ना लॉक्स को लगाते जाते हैं तो वो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उसी में दरवाजा फिट कर देते हैं, उसी के अंदर ऑफिस जो है ना वो सारे वो फिट करते हैं। ये सिचुएशन होती है उसके अंदर। उसको प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स कहते हैं। बेसिकली वो बिल्डिंग नहीं होती जैसे मटीरियल सीमेंट वगैरह की नहीं बनी होती, वो शीट की बनी होती है सारी की सारी। इस तरह उसके अंदर पूरी पूरी बिल्डिंग। आजकल अगर अभी आप सैर पे जाए नारायण का गान की तरफ, तो आप देखेंगे सी पैक के साथ साथ चाइनीज ने बिल्डिंग्स बनाई हुई। आपको बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नजर आएगी, ट्रक आ जा रहे हैं, वो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कहलाती। वो ऐसी बिल्डिंग नहीं होती। आपको वहां माहौल भी डिफरेंट नजर आएगा। हमारे होते हैं ना जहाँ जहाँ आपने देखना हो यहाँ पाकिस्तानी है या चाइनीज है, तो आप देखेंगे जहाँ हमारे लोग रहते हैं, मैं बदखुई नहीं कर रहा लेकिन हमारे एथिकल इश्यूज हैं, तो कपड़े निकरे कच्चे जो है ना वो बाहर डाले हुए होंगे कुछ करने के लिए, और सारा जनाब उसको किया होगा। वहां मैंने ऐसा नहीं देखा, बड़ा साफ सुथरा माहौल होगा, गंद नहीं पड़ा हुआ होगा। हमें सीखनी चाहिए अच्छी चीजें दूसरों से। ये नहीं कि सारी खाली कंडेम करना चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। गाड़ी में जा रहे हैं बड़ी बेइतनाई के साथ डिब्बा जनाब फेंक के वो बाहर फेंक दें। तो डिब्बा तो बाद बात है, सिगरेट का गुल फेंक देते हैं बाहर। वो किसी की मोटरसाइकिल पे चला जाए, किसी की गाड़ी पे चला जाए, वो कहते हैं, यार कोई मसला नहीं, इसने जी के भी क्या करना है, ये इसकी मौत ही अच्छी। कई दफा आप देखें, नोट कीजिएगा, गाड़ी में से सिगरेट पी रहे होते हैं और वो बाहर फेंक दें कि कोई बात नहीं, जिसमें भी लगे अल्लाह अल्लाह का फैसला। उसके बाद वो यार माजरत हो तुम्हारी टांग टूट गई, कोई बात, चलो यार अल्लाह ताला का हुक्म ऐसे ही था, बस जो है ना ये। अच्छा जी, input tax related to supplies of goods and services to unregistered distributor for which sales invoices do not bear NIC or they। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। आपने अगर अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को गुड सप्लाई की, फिर आपको दो काम करने पड़ेंगे, उसका एनआईसी दें और एनटीएन दें। सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कौन करता है, या मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। जैसे आप एग्जांपल है पीटीसीएल की, पाकिस्तान में पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, उसने लिप्टन के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हुए। लॉ कहता है कि पहली बात यह है कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहते नहीं है। कहते अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका या तो हमें एनटीएन दो या इसका सीएनआईसी प्रोवाइड करो, ताकि हम इसको काबू करें। आपको पता है, हमने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड होना चाहिए बगैर किसी कंडीशन के, तो फिर डिपार्टमेंट उसकी पूछगीछ करता है। लेकिन अगर आपने उसको गुड्स सप्लाई कर दी डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी आपने एनआईसी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, डिटेल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर लॉ कहता है कि उस गुड्स के अगेंस्ट मैं तुम्हें इनपुट जाया कर दूंगा। वो ऐसे ही है जैसे तुम्हारी एग्जाम्प्ट गुड्स है, यानी चाय टैक्सेबल है ना, लेकिन अगर आप जितनी चाय आप किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करें जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको क्या कैसे ट्रीट किया जाएगा, जैसे वो एग्जाम्प्ट है और उसका इनपुट जाया कर दिया जाएगा। ये बात समझ आगे समझ। वो गुड जिनको एफबीआर स्पेसिफाई कर दे, जिनको लिख दे, ठीक है। और एफबीआर ने कितनी गुड्स लिखी हैं ये वाली, फूड, बेवरेजेस, गारमेंट्स, कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, गिफ्ट, गिव अवेज, डायरीज, कैलेंडर्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ऑफिस। अच्छा अब ये जरा देखिएगा नोट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज, क्या यहाँ ऑफिस में लिखा हुआ, फैक्ट्री में? इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मेरे ऑफिस को या मेरी फैक्ट्री को सप्लाई की जाएगी तो वो मेरा इनपुट बन जाएगी। लेकिन अगर मेरा डायरेक्टर है जो कंपनी का कहीं रहता है,
उसके बिजली के बिल में सेल्स टैक्स आ रहा है, वो कंपनी उसको क्लेम नहीं कर सकती। इस ओके। ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट में एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये क्या चीज होती है। आपने कभी शॉपिंग की होगी अच्छी जगह पर जाके, बड़ी जगह पर, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, इसको फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कहते हैं। ये ऑफिस इक्विपमेंट कहलाता है, लेकिन इसके ऊपर आप जो सेल्स टैक्स देंगे उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कौन से ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं? आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है, फर्नीचर है, राइट? इन पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलना, इसके ऊपर मिल जाएगा। अभी हमने दो फिक्स एसेट अभी पढ़े हैं, एक है फॉक लिफ्टिंग व्हीकल और एक है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। और अगर एग्जामिनर आपको किसी एसिड का नाम ना बताए और सिर्फ उसने उसको फिक्स एसिड लिखा हो तो उसके ऊपर भी इनपुट मिलेगा। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर एग्जामिनर आपको लिख दे कि फर्नीचर मैंने बाय किया, इतना सेल्स टैक्स दिया है, आप उसको इनपुट नहीं कहेंगे, राइट? सीमेंट के ऊपर, बिजली के ऊपर, क्लॉक के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इनके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। समझ आ गई? लेकिन अगर एग्जामिनर वर्ड सिर्फ फिक्स एसेट का इस्तेमाल करे, मेंशन ना करे, फिक्स एसेट कहे कि टैक्सेबल गुड्स में यूज हो रहा है, तो आप उसको ले लेंगे। तो हमारे पास 3F आ गए। नंबर 1 फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, नंबर 2 फॉक लिफ्टिंग व्हीकल, और नंबर 3 फिक्स एसेट। सही है। इनके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। किन के ऊपर मिलेगा? परचेजेस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर। किसके ऊपर? परचेजेस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, कोरियर के ऊपर। यानी आप वो चीजें, वो तमाम जगहों पर सेल्स टैक्स दे रहे हैं चीजों को बनाने के लिए, उसके वो आपका हक है कि आप उसका इनपुट क्लेम कर लें। क्लेम से क्या मुराद है? आर एडजस्टमेंट, रिफंड या कैरी फॉरवर्ड, ये तीन चीजें आपको मिल सकती हैं, क्रॉकरी, कटलरी वगैरह। यहाँ एक चीज बेटा बार बार नोट करनी है कि अगर आप इसका कारोबार कर रहे हैं तो फिर हम उसको फूड नहीं कहेंगे, उसको स्टॉक कहेंगे। आप बेवरेजेस में कारोबार करते हैं तो उसको बेवरेजेस नहीं कहेंगे बल्कि स्टॉक कहेंगे, वो आपकी परचेज बनेगी। अगर क्रॉकरी बेच रहे हैं तो हम उसको क्रॉकरी नहीं कहते, स्टॉक कहते हैं। ये अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप एंट्री पास करते हैं, वो चीजें जो रीसेल के लिए लेते हैं आप उनको परचेज बोलते हैं। लेकिन अगर वो चीज आपके यूज में आए तो फिर आप उसको परचेज नहीं कहते, फिर आपको लिखते हैं एयर कंडीशनर, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ये बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि इफ यू आर डीलिंग विद दीज गुड्स तो फिर आपको इनपुट मिलेगा। इज इट क्लियर? बात समझ आई नहीं आई? देखिए, इतनी बात आपको समझा के थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लें कि हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किन चीजों के ऊपर हमें इनपुट नहीं मिलना। दोबारा सुन लें, आपके पास अगर इनवॉइस नहीं है तो इनपुट नहीं मिले। अगर आपने बिजली का बिल, सुई गैस का बिल नहीं नहीं पे किया, फिर भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। आपने वो इनवॉइस जो पुरानी 6 माह तक की है उसका इनपुट ले सकते हैं, 6 मंथ का। 6 मंथ तक का आपको इनपुट मिल जाएगा। इनवॉइस होनी चाहिए आपके पास। उधार पे चीजें खरीदी हैं फिर भी आपको मिल जाएगा। गुड्स एग्जेम्प्ट होंगी फिर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, राइट? वो गुड्स टैक्सेबल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं हो रही फिर भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। टिश्यू पेपर है, आपने लेके गाड़ी में रख लिया, इसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा। क्रॉकरी आपने बाय की, खुद इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, फर्नीचर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया,
उसके ऊपर भी आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज में आइटम्स ले आएंगे तो उसके ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स, पंखों के ऊपर नहीं मिलेगा। क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसी आ जाए फिर नहीं मिलेगा आपको। समझ आ रही है ना? ये बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब हमने एक बात ऊपर डिस्कस की थी, उधार के ऊपर आप चीजें परचेज कर सकते हैं। दूसरा एक इशू और भी है। ये बात मेरी तवज्जो और ध्यान से सुननी है कि मैं आपको जो बात बताने लगा हूं ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की एक बात है। देखें, ठीक है। सीधे हो जाए ना, मैंने फूंक मारी है पहले, वो जो है ना आगे आपके दिमाग खुल जाएगा। मैंने 1 करोड़ की गुड्स परचेज की, 18 लाख रुपए मैंने उस पर टैक्स दे दिया। मैंने वो चीजें किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दी 2 करोड़ रुपए की। मैंने डिपार्टमेंट को कितना टैक्स देना है? 36 लाख रुपया। डिपार्टमेंट को टैक्स कितना देना है? आउटपुट है 18 लाख, मेरा इनपुट हो गया। नेट कितना देना था मैंने? 18 लाख। लेकिन चूंकि बंदा अनरजिस्टर्ड है, मुझे 4% मजीद टैक्स देना है, 16 लाख रुपया मजीद देना। अब जरा बात को गौर से सुनना है। अगर ये चीजें मैं 2 करोड़ रुपए की बेचता रजिस्टर्ड पर्सन को, तो मुझे 36 लाख देना था। अब चूंकि अनरजिस्टर्ड को बेची हैं, इसलिए 36 लाख और प्लस 4%, 16 लाख वो भी हो गया 2 करोड़ रुपए का। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इनसे। तो मेरा हो गया, ये टोटल पेमेंट मैंने करनी है। अब मैं मिश्रा बन के बैठ जाता हूं, मैं उसको, चूंकि मैंने उसको इनवाइस भी नहीं दी, अनरजिस्टर्ड को मैंने कहा भाई चीजें लेनी है, सेल्स टैक्स इनवाइस नहीं मिलनी, वो चला गया। तो उसने कहा ठीक है, मुझे मेरी बिलास है, उसको फायदा ही है ना। मैं कहूंगा तुम्हें 4% की बचत हो रही है तो जाओ। वो कहता ठीक है। एक रजिस्टर्ड पर्सन मेरे पास आता है, मुझे आके कहता है कि यार कुछ चीजें मैंने, जो तुम जिन चीजों में डील करते हो ना, मैंने वो अनरजिस्टर्ड से खरीदी है, तो मुझे 2 करोड़ रुपए की इनवाइस खाली चाहिए। खरीदी नहीं है मैंने आपसे, मैंने खरीदी आपसे, ये बात गौर करनी है कि उसने मेरे से चीजें खरीदी, उसने किसी अनरजिस्टर्ड से खरीदी हुई है। आप जब अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे तो आप सेल्स टैक्स तो नहीं बनता ना। मैं उसे कहता हूं कि मैं तुम्हें इनवाइस इशू कर देता हूं, बेची बेची चीजें हैं मैंने हमीद को, आया है मेरे पास मजीद, तो मैं लिख देता हूं इनवाइस में कि ये चीजें मैंने मिस्टर मजीद को बेची हैं, और इसका मैं आपको 36 लाख रुपए टैक्स दे दूंगा। मजीद को मैं कहता हूं कि देखो तुम्हें 36 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। कहता जी हो रहा है। मैं कहा 2 लाख मुझे दे दो। तो मैंने वो इनवाइस उसको बेच दी। मैंने क्या किया? इनवाइस उसको बेच दी। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे एक तो 16 लाख रुपए नहीं देना पड़ा, दूसरा 2 लाख रुपए मुझे उसका फायदा भी हो गया। उसको कितना फायदा हो गया? 36 लाख रुपए का। मुझे फायदा हो गया 2 लाख रुपए का। वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था हमीद, जिसने मेरे से चीजें खरीदी थी, उसको 16 लाख का फायदा हो गया। तो बेचने वाले को भी, खरीदने वाले को भी, जिसको मैंने इनवाइस दी, इन सब ने मिलकर एक फायदा उठा लिया। समझ आ गई है? अब डिपार्टमेंट को जब ये बात पता चली, बातें तो इनको सारी पता होती, लेकिन ये थोड़ा सा होश में आया, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी गलत काम है। उसके लिए उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि आइंदा जिसको इनवाइस दोगे, पेमेंट भी बैंक के थ्रू करना उसको, उससे पेमेंट लेनी है आपने बैंक के थ्रू। खाली इनवाइस इशू करने से मसला हल, हम उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस भी करेंगे कि वाकई ट्रांजैक्शन जेन्युइन हुई है, पेमेंट हो रही है, या आपके जहन में आएगा सर इसमें कौन सा मसला है। आप चेक दें किसी को 2 करोड़ रुपए का, और बाद में उसे पैसे ले लो। क्या ये पाकिस्तान में इतना आसान है कि आप 2 करोड़ रुपए का किसी को चेक दें, उससे इनवाइस लें, और उसके बाद उसे कहें कि मुझे 2 करोड़ रुपया वापस कर दो? ये टैक्स बचाते बचाते पैसे भी मारे जाए।
इसलिए लोग इससे अवॉइड करते हैं। तो ये इस चोरी को रोकने का एक मैकेनिज्म है। अब समझ आइए। तो ये जो टॉपिक आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं इसका ताल्लुक उसके साथ है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल, पैरा 2.10। वो रजिस्टर्ड था तो उसको इनवाइस चाहिए थी। अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो उसने मेरे से कभी भी मुझे मेरे से इनवाइस नहीं लेनी थी। इनवाइस हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन को ही चाहिए होती है, क्योंकि उसने क्लेम करना होता है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल सेक्शन 73। पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग वैल्यू रुपीज 50,000 मस्ट बी मेड। यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इनकी पेमेंट आप अरबों में भी कैश में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टैक्स चोरी होना है, ये जाना ही गवर्नमेंट को पैसा है, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं। इसके अलावा 50,000 से 50,000 तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इससे 50,000 1 रुपया हो गया, तो फिर आपने क्या करना है? मस्ट बी मेड थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या एग्जाम में एग्जामिनर बताता है कि ये पेमेंट कैसे की गई है? नॉर्मली नॉट। वो नहीं बताता कि ये पेमेंट कैसे की गई है और कैसे रिसीव की गई है। तो हम वहां पर ये अजम्पशन लेंगे कि सेक्शन 73 को प्रॉपरली कंप्लाई किया गया है। हम नेगेटिव अजम्पशन नहीं ले, वरना तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। आप हर जगह यही अजम्पशन लें कि अज्यूम पेमेंट जो है, जो पे की गई है, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं की गई है, तो सारा इनपुट गया, अपॉर्शनमेंट भी गई, सवाल ही खत्म, सिर्फ आउटपुट लिख के पेपर में आ जाए और नीचे लिख दीजिए assume that all payments were made otherwise than banking channel, राइट? तो एग्जामिनर भी आपके नीचे लिखेगा इंशाल्लाह प्लीज कम अगेन, आई वांट टू सी यू अगेन, आई लव यू। तो हम जो है वो उससे एग्जामिनर से इतना प्यार नहीं करना चाहते कि हमें बार बार जो है ना वो कॉल दे। समझ आ गई है? तो अगर क्या एग्जाम में बताया जाएगा? कभी जब बताया जाएगा फिर देखेंगे। जब नहीं बताया जाएगा तो पॉजिटिव अजम्पशन के साथ बैंक के थ्रू पे करें। क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? या तो चेक होता है, राइट? क्रॉस से मुराद होती है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, उसको क्रॉस बैंकिंग। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या है? वो बजाने वाला आला होना चाहिए, सितार होनी चाहिए, उस कागज को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट, पे ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट, सीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अगर आपने पेमेंट कितने दिनों के अंदर करनी है? विद इन 180 डेज, ठीक है? इसको नहीं याद रखना, बस इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसको याद नहीं रखना। कमिश्नर के पास वैसे ही ऑप्शन होती है कि टाइम को बढ़ा दे, लेकिन आपने इतनी बात ही याद रखनी। फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, ये होनी चाहिए। 3 कंडीशंस बताई हैं। नंबर 1, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है? विद इन 180 डेज होना चाहिए। फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू द बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक टू बैंक, ये सारा जो है ये होना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, पेमेंट या तो 180 डेज के अंदर नहीं की, या बिजनेस बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, या क्रॉस भी, कोई भी आपने डिफॉल्ट किया, इसमें से नुकसान क्या होगा? द बायर वुड नॉट बी अलाउड एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, 0 रेटिंग, क्लेम ही नहीं मिलेगा, ना एडजस्टमेंट, ना रिफंड, ना कैरी फॉर, कुछ भी नहीं मिलेगा, खत्म। अगर डिफॉल्ट हुआ तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। थ्योरेटिकली एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछेगा, या तो केस स्टडी बनाएगा कि जनाब मैंने चीजें जो है वो जनवरी में बाय की थी, और अब जो है वो अगस्त आ चुका हुआ है और मैंने पेमेंट कर दी है उसको, मुझे एडवाइस करें, बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट की है, चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो मेरा इस महीने का इनपुट बनता है या नहीं बनता? आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच, नो इनपुट इज अवेलेबल फॉर यू एज द टाइम इज exceeds 180 days as per the provisions of Sales Tax Act
1990, फुल स्टॉप। हाउएवर, हाउएवर, दो दफा नहीं लिखना, इन्फोर्स कर रहा हूं। हाउएवर, यू कैन अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डेट। आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इसकी एक्सटेंशन दे दी जाए, फिर आपको ये अलाउ हो जाएगा। ये जवाब आपका मुकम्मल हो जाए। और एक न्यूमेरिकल में तो बारहा ये चीज आ चुकी हुई है। बायर को तो ये नुकसान होगा जिसने हरकत की है। देखे, दो पार्टीज है ना, पेमेंट में एक पेयर है और एक रिसीवर है। एक पे कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। इसको इनपुट नहीं मिलेगा, बेचने वाला जो है उसको भी इनपुट नहीं मिलेगा। आपके घर बेचने वाला जो है इसका तो आउटपुट होता है सर। सप्लायर क्या क्या सोचता है, आउटपुट। बायर का क्या होता है, इनपुट। इसकी बात तो समझ आती है। इसका सप्लायर को इनपुट कैसे नहीं मिलेगा? उन गुड्स के अगेंस्ट, जिस गुड्स के अगेंस्ट उसने डिफॉल्ट किया हुआ है, वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे अभी एग्जाम्प्ट गुड्स है, उसका भी उसको इनपुट नहीं। अब समझ आई बात की? तो क्या सर आउटपुट भी नहीं लेंगे? डिपार्टमेंट था, नहीं नहीं, वो दे मुझे आप, जो टैक्स देना है ना वो दें आप मुझे, इनपुट नहीं दूंगा मैं। कुछ समझ आई है? क्या नुकसान होगा? जिसने पेमेंट की है उसको इनपुट नहीं मिलेगा, और जिसने पेमेंट रिसीव की है उसका जो आउटपुट है उसके अगेंस्ट भी उसको इनपुट नहीं मिलेगा, जितनी उसने पेमेंट ऐसे डिफॉल्ट में रिसीव की है। इस ओके? समझ आ रही है? इसको रीड कर लीजिएगा। क्या ऑनलाइन ट्रांसफर की जा सकती है? यस, ऑनलाइन भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मेरे कारोबार का नाम है नूर एंटरप्राइजेज, मिसाल दे रहा हूं। मैंने इमरान शहजाद के अकाउंट से पेमेंट कर दी तो ये डिफॉल्ट है सेक्शन 73 का। ये डिफॉल्ट है। मेरे अंकल ने पेमेंट कर दी, ये नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? देखें, असूल क्या है? असूल पहले बताएं, असूल क्या है पेमेंट करने का? सेक्शन 73 का असूल क्या है? इसको प्रोविजन कहते हैं इंग्लिश में। तीन काम करने हैं। क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करें, विद इन 180 डेज करें, बैंकिंग टू बैंकिंग आपने करनी है। इसकी सजा क्या है? रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों, दोनों को क्रेडिट नहीं मिलना, है ना? और राशिव किलाहुमा, दोनों जहन्नुम में। यही असूल यहां पर है कि जो सप्लायर है और जो बायर है, इसको इनपुट नहीं मिलेगा। इसका वो आउटपुट जिसकी उसने पेमेंट दी है उसके अगेंस्ट उसको इनपुट यहां नहीं मिलेगा, ये उसकी सजा होगी। ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, पर्सनल नहीं होना उसके साथ। हाँ, पर्सनल अकाउंट से नहीं पेमेंट करें, पर्सनल हो सकते हैं आप उसके साथ। यानी अगर वो पेमेंट आपको इनवॉइस नहीं दे रहा तो फिर तो पर्सनल होना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला एक और सवाल पैदा हो गया। सवाल बड़े हैं इसमें अंदर। मैंने कहा था कि आप जो स्टूडेंट उस सवाल तक पहुंच जाता है जिसका जवाब आप पढ़ रहे होते हैं, तो मेरी नजर में वो स्टूडेंट पास है। और जो स्टूडेंट सिर्फ पढ़ ही जाता है, मैंने इसकी मिसाल दी थी ना आपको, समझ आ गई थी? हाँ, तो बस ये है कि जवाब और सवाल पता होना चाहिए जिसका जवाब। अगला सवाल ये है कि साहब मैंने किसी से पैसे लेने थे, क्या मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट? मिसाल के तौर के ऊपर, एक दुकानदार है मेरी लोकेलिटी में है, मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं उनके पास गया, 5,000 रुपये मैंने दिया और 1,000 रुपये की चीजें ले ली। उसने कहा इमरान साहब मेरे पास टूटे पैसे नहीं है। मैंने कहा यार रख लो, कोई बात नहीं, मैं फिर आपसे एडजस्ट कर लूंगा। अब मैंने उसे 4,000 रुपया लेना है। मैं किसी और दिन गया तो मैंने कुछ परचेज की, तो अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ऑलरेडी तुमसे 4,000 रुपया मैंने लेना है, वो अर्जेंट। अब इसमें बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या ताल्लुक है? क्या ये मुझे इजाजत है एडजस्ट करने की? द आंसर इज यस। कि आप किसी शख्स से अगर एडजस्टमेंट करना चाहें, पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। देखें,
हमारी बात चल रही है पेमेंट की, अभी तक बात किसकी चल रही है? पेमेंट। क्या पेमेंट करना लाजमी है? द आंसर इज नो। क्रेडिट पे आप चीजें ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर करनी है, और जो पेमेंट करनी है उसमें बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करना है। तीसरा सवाल यह है कि मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूं, किसी से कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रोसीजर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर वन, कमिश्नर से पहले अप्रूवल ले, सॉफ्टवेयर में जाके अप्लाई करें कि साहब मैं जो है फलां बंदे की मैं परचेज करना चाह रहा हूं, और मैं एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूं जो उससे मैंने पैसे लेने थे उसके अगेंस्ट। नंबर वन, कमिश्नर ने आपको इजाजत दे दी कि ठीक है साहब, आपने फलां बंदे से पैसे, मेरी तरफ से इजाजत है, अब आप इसको पेमेंट ना करें, उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लें। सही हो गया? यस सर। सही हो गया? यस सर। दूसरी बात कि इसके अंदर दोनों पार्टीज इनपुट आउटपुट को प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। यानी जिस शख्स ने चीजें बेची हैं वो ये नहीं कहेगा मैंने पैसे नहीं आए तो लिहाजा मेरी सेल भी नहीं है। लॉ कहता है ये तुम्हारी प्रॉपर सेल है। क्या है? तुम्हारी प्रॉपर सेल है, जिसकी परचेज है उसकी भी प्रॉपर परचेज है। तो सेल टैक्स शैल बी चार्ज एंड पेड बाय बोथ पार्टीज वेर एवर एप्लीकेबल। ये दो कंडीशंस है। अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपने ये जहन में रखना है कि अगर एग्जामिनर मेरे से ये पूछे, राइट, राइट डाउन द प्रोविजंस एज पर द लॉ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, तो आप ये लाइन लिखेंगे कि जनाब ये हो सकता है सब्जेक्ट टू दी टू कंडीशंस, कि जो सेल्स टैक्स हो रहा है उसकी आप प्रॉपर क्या करेंगे, उसको अप्रूवल लेंगे और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे उस चीज को। ये दोनों चीजें आप पूरी करनी है आपको। एक केस स्टडी आपको मिल जाए, ओके जनाब, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट करनी है और उसके उसे चीजें खरीदी हैं, अब उसको पेमेंट करनी है, इससे पैसे लेने भी हैं, इसको एडवाइस करें कि ये क्या करें। फिर आप इसे कैसे लिखेंगे? राइट, मिस्टर हमीद, प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इफ यू वांट टू क्लेम द क्रेडिट। नंबर वन, गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर, और नंबर टू, राइट, इनकॉर्पोरेट दीज परचेज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए सवाल वही है, जवाब देने में फर्क है। अगर प्लेन क्वेश्चन है तो जवाब क्या होगा कि जनाब अंडर द फॉलोइंग्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स, राइट, फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ पेमेंट्स अगेंस्ट द रिसीवेबल्स। नंबर वन, approval from the commissioner is required. Number two, and incorporate purchases and these transactions in your books of accounts. केस स्टडी होगा तो लिखेंगे मिस्टर हमीद। देखें मैं आपको बार बार कहता हूं, उनकी तो बात छोड़ ही देना जो कि 3 स्टार मेजर है या 4 स्टार मेजर है, उनको अगर हम निकाल दें, जिसने टेस्ट भी नहीं दिए, क्लासेस भी नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए बाकी जो बच्चा अगर इसके बावजूद अगर कोई खुदा ना खास्ता फेल हुआ है तो उसका मतलब है उसको पेपर आता था, उसको जवाब देना नहीं आ रहा उसको। देखिए एक होता है जवाब देना और एक होता है उसका स्टाइल। सही है, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे वालिद साहब मेरे से कहते बेटा पानी लेकर आ, तो मैं कहता हूँ कि मैं पानी भी उठाता हूँ और जाके पेश करता हूँ कि ये ले भाजी, ये ले पानी। दो काम मैंने किए, एक तो उनकी बात को माना और उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे मैं उनके पास लेके आया, ये दो बातें। एक ये है कि अबू ने आवाज दी, मैं गया, ਵੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਸੀਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ मेरा सिर खा लिया पर तो लानत तेरे तेरा, तो ना ही लेके आता तो ठीक था। अब मैंने जवाब तो दिया, पानी तो दे दिया, मैं कहूँगा पानी दे तो दिया है, तो कहते हैं, जो बकवास करके गए हो साथ। ठीक है, ये वो जवाब है स्टूडेंट का कि जिसको सवाल आता होता है उसका जवाब, लेकिन उसको जवाब देना नहीं आ रहा हो। आप समझ आ गई? दोनों चीजें हमें एग्जाम में सीखनी है। इफ यू, प्रोफेशनल लाइफ है ये, एकेडमिक्स नहीं है, जो प्रोफेशनल है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने जवाब देना है। अच्छा ये जो चीज है ना अभी, ये मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, ये बेसिकली आपके सिलेबस में तो है लेकिन थोड़ी सी
डिफरेंट है। ये कल मैं आपको तसल्ली से ये करवाऊंगा। अच्छा जी, अब हमारा जो न्यूमेरिकल के लिए, जहां से अब हमारा न्यूमेरिकल प्रॉपर स्टार्ट होगा, वो ये एरिया है अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। इसके लिए मैं आपको एक गांव में लेकर चलता हूं, आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग होगी, कहानी सुनाता हूं, फिर आपने इससे आगे सुनना है। देखिए, हमारे गांव में 3 लोग हैं, उनका हम कोई नाम रख लेते हैं। एक का हम रख लेते हैं बड़ा फैमिली, एक का रख लेते हैं छोटा फैमिली, और एक का हम रख लेते हैं कुंवारा फैमिली। छड़े जो है वो भी रहते हैं। 3 तरह के लोग हैं किसी गांव में, वो रहते हैं, खेती बाड़ी सारे के सारे वो करते हैं। इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अलग अलग काम करें, कोई गंदम उगा ले, राइट, कोई जो है वो स्ट्रॉबेरी उगा ले, कोई जो है वो वाटरमेलन जो है उसकी काश्त कर ले और ये आपस में बेच दे। जहां तो इनके आपस में कोई मसला पैदा, लेकिन वो सोचते हैं कि यार यूक्रेन से गंदम बहुत ज्यादा आ रही है, तो लिहाजा इस साल हम फसल की काश्त जो है ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, गंदम ही उगा लेते हैं। बाद में जो होगा देखी जाएगी, जेल जाना हुआ या जो कुछ भी हुआ तो वो बाद में वो देख ली जाएगी। अब वो सारे मिलके क्या करते हैं, गंदम उगा लेते हैं। जो बड़ी फैमिली है, बड़ा फैमिली जो है, उसके अंदर भी आगे 2 फैमिलियां हैं, 2 भाई रहते हैं। ठीक है, एक का नाम आर है और एक का नाम यू है। एक में 18 लोग रहते हैं एक फैमिली में, और एक में 10 लोग हैं। 28 लोगों का ये एक फैमिली है जो ज्वाइंट फैमिली कहीं पर रहती। जो छोटी फैमिली है उसमें 10 लोग हैं, और कमारा फैमिली में भी 6 लोग, ये छड़े भी ये रहते हैं। ये सारे मिल के गंदम की काश्त करते हैं, और गंदम जो है उसके बाद वो बिकती है, उसमें से कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होता है। आप बताएं कि हम ये जो पैसा आया है, ये किस बेस के ऊपर हर फैमिली को दे, सबने काम किया है। ये जो पैसा मिला है वो गंदम बिक गई, गंदम बिकने के बाद पैसा है, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। जी, वर्किंग आवर्स के ऊपर और नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर। वजन भी तोला जा सकता है ना, उनको लाए, उनका वजन करें, मोटा था एक छोटा था, कद की पैमाइश पे भी हो सकता है, हो सकती कोई भी बेस कि भी जो जितना मोटा है, हम पूरी फैमिलियों का वजन करेंगे, जिसका वजन ज्यादा हुआ उसको पैसे ज्यादा दे देंगे, या कद ज्यादा हुआ उनको ज्यादा पैसे देंगे, या रंग देखा जाएगा, जो ज्यादा फेयर एंड लवली लगाता है, गोरा चिट्टा है, उसको ज्यादा देंगे। हाँ जी, जिसने ज्यादा उगाई वो भी बेस हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना, राइट। तो कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, राइट।